नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश कुमार आज आपको कोरोना संक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना संक्रमण हमारे चारों तरफ बहुत ही विस्तार से फैल चुका है। हमारे स्वजन किसी न किसी मजबूरीवश या काम के तहत, नौकरी हो या व्यवसाय हो, घर से बाहर निकल ही रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी न किसी रूप में आज नहीं तो कल ये हम सब तक पहुंच ही जाएगा। ऐसे समय में हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, ये सत्य है कि 60 से 65% लोग स्वतः ही इस संक्रमण से ठीक हो रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि वो कब संक्रमित हुए और कब ठीक हो गए। लेकिन बाकी जो 30 से 35% लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं या वेंटिलेटर की उनकी कंडीशन बन रही है। तो ऐसा इसमें क्या अंतर है? कुछ स्टडीज़ जो हमारे मित्रगण लगातार इस पे काम कर रहे हैं, हम भी पहले दिन से ही इस कोरोना संक्रमण पर लगातार काम कर रहे हैं। तो कुछ तथ्य ऐसे निकलकर सामने आए जिनका हम सबको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि किन लोगों को ये सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को पिछले कुछ समय से या काफ़ी पुराने समय से स्वतंत्र तंत्र से संबंधित कोई भी घातक या माइनर किसी भी प्रकार की बीमारी रही है, जैसे अस्थमा या खांसी, नमोनिया या सांस से संबंधित किसी प्रकार की एलर्जी, उन लोगों को ये बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। दूसरा, जिनकी प्रकृति ठंडी है, जिनको ठंड बहुत अधिक सताती है, जिनको नमोनिया के अटैक बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये अधिक प्रभावित कर रहा है। जिनको कफ फॉर्मेशन बहुत अधिक होती हो, जिनकी कफ की नेचर है, उनको भी ये बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। तो हम सबको ऐसे व्यक्ति, अपने मित्रजन, अपने स्वजनों पर विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को इस संक्रमण से बचाना है। दूसरा, जिनकी एसिडिक नेचर है, एसिडिटी जिनको बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे व्यक्तियों को भी ये संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है। या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। वीक इम्यूनिटी के लिए, जैसे आपके शरीर में कोई जख्म बहुत देरी से भरता हो, आँखों के चारों तरफ काले घेरे हो, डिहाइड्रेशन आपको हो, या आप पुराने समय से किडनी, लीवर, हार्ट या स्किन से संबंधित या XYZ कोई भी रोग की आप दवाइयाँ पिछले कुछ समय से खा रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। आपका बॉडी टेम्परेचर सामान्य से 1 या 1.5 या 2 डिग्री कम रहता हो, आपका बीपी लो रहता हो, तो ऐसे में भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। विशेषतः जो पीरियड्स का टाइम होता है, माता बहनें उस टाइम पे अपना विशेष ध्यान रखें। उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी उस टाइम पे वीक रहती है। उस टाइम उनके संक्रमण का चांस अधिक होगा। ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये हमारे सामान्य से लक्षण हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इससे बचाव के संबंध में कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। बचाव का सबसे पहला अस्त्र है सैनिटाइज़र्स। सैनिटाइज़र्स के ऊपर हमने बहुत डीपली काम किया। हमें बहुत सारे सैनिटाइज़र्स के अंदर इफ़ेक्टिवनेस नहीं मिली। कुछ ऐसे सैनिटाइज़र्स हैं, या तो उसमें मात्रा की समस्या रही या कुछ केमिकल्स काम ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके ऊपर हमने डीपली काम किया और जिनकी इफ़ेक्टिवनेस हमें बहुत अधिक मिली, या ये कहें कि 100% रही। उनमें से नंबर 1 है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा पर एसिटिक एसिड, तीसरा 2-टिकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सैनिटाइजर्स के कंपोजिशंस के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, मैं उनके नाम आपको मैंने ये बताए हैं।
उनमें मैं रेकमेंड करूँगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि ये इजी टू रीच है, हर केमिस्ट के ऊपर आसानी से उपलब्ध है और बहुत सस्ता है। 20 से 22 रुपये में 100 ml की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शीशी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, ये पूरे 5 लीटर पानी को सैनिटाइज़र के रूप में बनाने में काफ़ी होती है। एक शीशी 100 ml की वो 5 लीटर सैनिटाइज़र्स आपका तैयार कर देगी, जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपको इस वायरस से बचा देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे डाइट प्लान की। डाइट में हम ऐसा क्या शामिल करें और ऐसा क्या चीज़ों को छोड़ें या परहेज़ करें जिनसे हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। सबसे पहले करते हैं परहेज़ की बात। तम्बाकू और तम्बाकू के जितने भी उत्पाद हैं, सीधा वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी भी प्रकार तम्बाकू का सेवन इस संक्रमण में सहायक होगा, उसमें घातक सिद्ध होगा। इसलिए आपको तम्बाकू के उत्पादों से बचकर रहना है। दोस्तों, जितनी भी कफ फॉर्मेशन जिन खान पान से होता हो, जैसे तली हुई चीज़ें हो गई, मीट हो गया, मक्खन हो गया, ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है, विशेषतः जिससे कफ बनता हो। आइसक्रीम हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, आपके पैकिंग फूड्स। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो हमारा बॉडी पीएच है वो 7.4 एक नॉर्मल पीएच है। अगर उससे नीचे होगा तो ये एसिडिक होगा। एसिडिक कंडीशंस में ये संक्रमण अधिक फैलता है। अगर 7.4 से ऊपर पीएच की वस्तुएं हम खान पान में अपने शामिल करते हैं तो संक्रमण ना के बराबर होता है। और जो चीज़ें मैंने परहेज के तौर पर आपको बताई, उन सब का पीएच 7.4 से नीचे है। किसी का 2 है, किसी का 3 है। हाँ, आपको विशेषतः वाइन्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एसिडिक स्टेज में ले जाती है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो 3.8 के आसपास रहता है। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी खान पान की चीज़ें। अब क्या चीज़ अपने डाइट में शामिल करें, हमें सबसे पहले देखना है एल्कलाइन फूड और जिंक। जिन चीज़ों के अंदर सबसे अधिक हो उनको हमें अपने डाइट में शामिल करना है। उसमें आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, ब्रोकली हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, मशरूम हो गई, दालें हो गई, लेमन, शहद, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शुमार करनी है, शामिल करनी है, क्योंकि ये एल्कलाइन फॉर्म में हमें मिलती हैं और इनके अंदर जिंक की मात्रा भी सबसे अधिक होती है। ये हमारा डाइट प्लान हो गया। अब दोस्तों करते हैं ट्रीटमेंट की बात। हम पिछले कुछ समय से एक मेथड के ऊपर काम कर रहे थे। उस मेथड का नाम है DEA, ड्रग इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस। ये एक ऐसा यूनिक मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी दवाई की इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं, मापते हैं कि ये पर्टिकुलर इस डिजीज़ के अंदर कितने % तक इफ़ेक्टिव होगी। ये बहुत कम लोगों तक अभी ये टेक्निक पहुंच पाई है। मुझे नहीं पता किस किस के पास है, लेकिन लकीली हमारे पास है। इसलिए हम बहुत सारी विकल्पों पर बहुत सक्सेसफुली काम कर पाए। उनमें एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद की औषधियाँ भी हैं। हर विकल्प पे हमने काम किया और बेहतरीन रिजल्ट्स हमको हाथ लगे। दोस्तों, आज उनके बारे में, उस ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन थेरेपी की। विटामिन थेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें
संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। दोस्तों, इस विटामिन थेरेपी के अंदर विटामिन डी इस संक्रमण में सबसे प्रभावी रूप से सामने आया है। और कोई विटामिन्स इतना कारगर नहीं है। हाँ, सारे विटामिन्स महत्वपूर्ण हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस संक्रमण में जो विशेष रूप से प्रभावी है वो है विटामिन डी और दूसरा जिंक। जिंक की गोलियां किसी भी केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल हैं। विटामिन डी के लिए मैं रेकमेंड करूँगा, विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है मीट, फिश ऑयल। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे विशेष रेकमेंड करूँगा कि आपको एनिमल सोर्स से प्राप्त जो विटामिन्स हैं उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये एक तो एसिडिक होता है, दूसरा इससे कफ फॉर्मेशन होगी। तो ये विटामिन डी तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कफ को बढ़ाएगा। इस कारण संक्रमण प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट, सूरज की रोशनी। किसी भी रूप में आप संक्रमित हैं या नहीं हैं, आपको हर हाल में सुबह के 2 घंटे सूरज की रोशनी में बैठना ही बैठना है। तब आप इस संक्रमण से अधिक प्रभावी रूप से बच पाएंगे। सूरज की रोशनी में बैठने के 2 फायदे हैं। एक तो विटामिन डी आपको मिलेगा और दूसरा अल्ट्रा वायलेट रेज भी सनलाइट के अंदर आती हैं, जो इस वायरस को मारने में बहुत कारगर सिद्ध हो रही हैं। ये बहुत ही कारगर मेथड है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि खाने से अधिक उनका अगर सरफेस के ऊपर या सुपरफिशियली हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। उनमें हमें मिली हल्दी। हल्दी खाने में तो प्रभावी है, खाने से अधिक प्रभाव उसका लगाने में है। दोस्तों, अगर हम हल्दी का उपयोग अपने बाथ जो नहाने का पानी है उसमें करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसके कण हमारे रोम्स के अंदर भर जाएंगे और ये 6 से 7 घंटे तक पूरे प्रभावी रूप से हमारे संक्रमण को रोकने में कारगर हैं। आपको करना क्या है, हल्दी 1 से 2 चम्मच 1 लीटर पानी में बॉईल करनी है। उसके अंदर कुछ नीम की पत्तियां डालनी है। नीम बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे नीम को खाली लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने में एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये ठंडी तासीर नीम की होती है और यहाँ पे ठंडी ही वायरस जो है वो ठंडी चीज़ों को ही प्रोत्साहित कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे ये संक्रमण को प्लस माइनस इक्वल कर देगा। हम रेकमेंड करते हैं कि नीम को खाने की अपेक्षा अगर लगाया जाए तो इसको बेहतर रूप से इसके परिणाम हमें देखने को मिले हैं। ये हमने कई ट्रायल्स के अंदर आजमाया हुआ, मैं आपके साथ जो परिणाम हमें मिले हैं उनको साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, नीम और हल्दी का जो पानी आप बॉईल करेंगे वो 10 लीटर में 100 ml पानी डालें और उससे आप पूरे परिवार को नहाएं और नहलाएं। ये हमारे मूल रोम्स के अंदर जो बॉडी के अंदर हेयर्स की रूट हैं उनकी जड़ में भर जाएंगे और 6 से 7 घंटे तक हमारे किसी भी संक्रमण से रक्षा करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और रेकमेंड करूँगा कि हल्दी का एक तिलक 3 से 4 इंच रेडियस तक हमारे बॉडी का कहीं भी कोई भी पार्ट हो उसको संक्रमित होने से रक्षा करती है। जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हम मस्तक पर तिलक लगाते थे, हम मस्तक पर और यहाँ गले पे 2 जगह हम तिलक लगाते थे, अगर हम शुद्ध हल्दी का तिलक लगाएंगे तो वो हमारे फेस के संक्रमण को रोकने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। इसलिए हल्दी का तिलक का प्रयोग भी अवश्य करें। दूसरा, हमारे आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ काढ़ा
हम सब के लिए रेकमेंड किया है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अकेले इस्तेमाल करनी हैं। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। जैसे उसमें एक घटक है दालचीनी। दालचीनी को हमें अकेले ही प्रयोग करना है। अगर हम काढ़े में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरी चीज़ों को प्रभावित करती है और उसके प्रभाव को कम कर देती है। एक है गिलोय। गिलोय का प्रयोग भी हमें अकेले करना है। गिलोय को अगर हम अकेले प्रयोग करेंगे तो ये अधिक प्रभावी है, और अगर किसी के साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव उतना नहीं रहता। ये तो हो गई दोस्तों ट्रीटमेंट से संबंधित। अब जिस मेथड की मैंने बात की, DEA ड्रग इफेक्टिवनेस एनालिसिस, हमने जिन हब्स का ये एनालिसिस किया है उनके बारे में हमने बहुत डीप स्टडी की। 3 स्टेज के ऊपर उनका परीक्षण किया और तब हमने कुछ दवाइयों का चुनाव किया जो बहुत ही प्रभावी हैं। आज विश्व शांति मानव सेवा संघ के साथ में एज ए फार्मासिस्ट रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं, और हमने जो हमारे मित्र कोरोना वायरस के वार्ड्स में असिस्टेंट नर्स के रूप में या नर्सिंग जो स्टाफ है उसके रूप में या पैथोलॉजी स्टाफ है उसके रूप में जो डॉक्टर मित्र हैं, उनको एक प्रोटेक्शन, उनकी इम्यूनिटी के लिए हमने ये स्टार्टिंग किया था, जो हमें बहुत ही प्रभावी और कारगर उपयोगी सिद्ध हुआ। दोस्तों, मैं उन सारी दवाइयाँ जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, तो हमने ये निर्णय लिया कि आप तक उन दवाइयों की जानकारी पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन दवाइयों से लाभान्वित हों। दोस्तों, ये दवाइयाँ, इनको दवाई कहना ही पहली बात तो गलत होगा। ये हमारी दैनिक उपयोग में जो मसाले हैं या कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उनका उपयोग करके हम अपने और अपने स्वजनों को बचा सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये नाम सब जानते हैं। हम जो हमारा मेथड है उससे हमने इसका परीक्षण किया। इसकी इफ़ेक्टिवनेस 30 से 32% मात्र थी। एजिथ्रोमाइसिन मेनली हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक के रूप में दी जा रही है। 15 से 18% इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। कुछ और दवाइयाँ हैं जिनका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग नाम सुन के उनका उपयोग शुरू कर देते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स हैं जिनका बहुत ही प्रभावी रिजल्ट हमें देखने को मिला है। दोस्तों, मैं इनका नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी में एक कंडीशंस ये होती है कि आपको जो दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही हो तो ज़्यादा सुरक्षित है। आयुर्वेद के केस में ऐसा अगर ना भी हो तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं आता। तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं या कोई ऐसे संस्थान जो रिसर्च में रुचि रखते हैं, वो अगर किसी विशेष दवाई की इफ़ेक्टिवनेस मेज़र कराना चाहता हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, या हमने जो रिसर्च की है वो हमारे साथ जानकारियाँ साझा करना चाहता हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। होम्योपैथी में भी हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं, एलोपैथी में भी बहुत अच्छे विकल्प हैं जिनकी इफ़ेक्टिवनेस 70 से 80%, 85% तक जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। जहाँ 30 से 32% इफ़ेक्टिवनेस की दवाइयाँ आज पूरे देश को सर्व कर रही हैं, वहीं इतनी इफ़ेक्टिवनेस की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन व्यवस्था यह है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करा सकते। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, जिसके संबंध में मैंने आज आपको ये वीडियो शेयर किया है। दोस्तों,
हमारा जो आयुष मंत्रालय का काढ़ा है उसके अंदर सारी दवाइयाँ, सारी औषधियाँ तो प्रभावी नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही प्रभावी हैं। उनमें से कुछ चीज़ें उनमें से लेंगे, कुछ चीज़ें जो हमारी रिसर्च है उसकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईजी टू रीच वाली, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएं। औषधियाँ तो बहुत हैं, लेकिन काम की आपके वही हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हों। सबसे पहले आपको लेना है पीपल का पत्ता, दूसरा तुलसी के पत्ते, तीसरा अश्वगंधा, चौथा हल्दी। ये 4 ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगी। देश के किसी कोने में भी आसानी से, किसी केमिस्ट से, आसपास किसी गली में पीपल का पेड़ आसानी से मिल जाएगा, किसी घर में तुलसी का पत्ता आसानी से मिल जाएगा, हर घर में हल्दी का उपयोग बहुत आसानी से होता है। ये सारी चीज़ों को हम प्रयोग में लाके अपने और अपने स्वजनों को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। करना कैसे है? आपको एक व्यक्ति के जो खुराक है उसके लिए 1 पीपल का पत्ता, 2 तुलसी के पत्ते, 2 चुटकी अश्वगंधा, 2 चुटकी हल्दी, इन चारों चीज़ों को या तो हम पान की तरह फोल्ड करके चबा लें। यही एक व्यक्ति का जो खुराक है वो होगी। दूसरा, अगर हम इसको बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में बनाकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसमें अपने स्वाद अनुसार आप थोड़ा सा काला नमक, या अगर काला नमक आपको पसंद नहीं है तो आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप आधा या 1 चम्मच शहद बच्चों के लिए, ताकि वो आसानी से इसको पी सकें। दोस्तों, जिन औषधियों का मैंने आपको अभी जिक्र किया, पीपल का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 60% है, तुलसी का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 40 से 45% है, जो अश्वगंधा है उसका 40 से 45% है, जो हल्दी है वो हमारा 30 से 35% खाने में इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, इसका अगर टोटल इफ़ेक्टिवनेस अगर हम मेज़र करते हैं तो ये अबाउ 100 हो जाता है। अब आप खुद निर्णय लें कि हमारे आयुर्वेद में कितना दम है, और एलोपैथी जो मात्र 30 से 32% इफ़ेक्टिवनेस की दवाई आज पूरा देश जिसके ऊपर निर्भर है, और 100% से ऊपर जिसकी इफ़ेक्टिवनेस जा रही है, हम उसको महत्व दें या 30 से 32% के जिसकी क्षमता है उसको महत्व दें। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, अपने स्वजनों को किस रास्ते से बचाना है। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या एजिथ्रोमाइसिन हो या कोई भी एंटीवायरल ड्रग हो, एंटीवायरल ड्रग जितनी भी ट्रायल में आई हैं, पब्लिक डोमेन में है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी इफ़ेक्टिवनेस 15% से ऊपर किसी की भी नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयाँ निश्चित रूप से हैं, लेकिन वो हानिकारक हैं हमारी किडनी और लीवर के लिए। इसलिए मैं आपको विशेषतः रेकमेंड करूँगा आयुर्वेद का, और आयुर्वेदा के बाद आपको रेकमेंड करूँगा होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी में भी कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे पास हैं। कोई भी होम्योपैथ हाउस या होम्योपैथ का डॉक्टर या कोई भी रिसर्च संस्थान अगर हमारे साथ भारतीय विश्व शांति मानव सेवा संघ के साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करना चाहते हैं। जो समाज सेवा में इंटरेस्टेड हैं और समाज सेवा के रूप में काम करना चाहते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ अगर कोई भी किसी भी रूप में जुड़ना चाहता है, हर तरीके से हम दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर हमसे कोई जानकारी चाहता है, हम देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, समय समय पर डे 1 से सैनिटाइजर्स के बारे में, हमारी इफ़ेक्टिवनेस जो ड्रग्स की है उसके बारे में, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं
जो मेन साइंटिस्ट हैं उनको ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमने जानकारी देने का प्रयास किया और उनके संज्ञान में भी है, लेकिन उनके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना अडॉप्ट करेंगे और कितना नहीं। हमारा कर्तव्य है मानव सभ्यता की रक्षा करना, मानव की सेवा करना, उसमें हम संलग्न हैं और अपने स्वजनों और बंधु बांधवों को, मित्रजनों को मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अपनी सावधानी रखो, अपने स्वजनों की सावधानी रखो और अपने को प्रोटेक्ट रखो। थैंक यू। फिर नई जानकारी के साथ आपके साथ जल्द ही साझा करूँगा। धन्यवाद।